हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटिकल थियोरी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम फ्रीडम इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। किसके अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है? ए बेंथम, बी जे.एस. मिल, सी हीगल, डी लास्की। देखिए, आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। और पॉलिटिकल थियरी में अगर आप देखेंगे तो जनरली एग्जाम में स्टेटमेंट्स ही पूछे जाते हैं, इसलिए फिर चाहे वो लिबर्टी का चैप्टर हो या इक्वालिटी का चैप्टर हो या राइट्स हो, आप जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं उनके स्टेटमेंट उस सब्जेक्ट पर क्या है, इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए। आप बताइए कि ये किसका थॉट है, किसका है ये स्टेटमेंट। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जे.एस. मिल जी का है ये स्टेटमेंट। उन्होंने ही कहा है कि स्वतंत्रता है ये सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है, और व्यक्ति के विकास के लिए भी इन्होंने माना है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सकता है। जे.एस. मिल की स्वतंत्रता से संबंधित विचार आपको पता ही होगा कि ये हर तरह के प्रतिबंध को बुरा मानते हैं, और मेनली इनके लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या था, जिसमें कि हमें लिबर्टी ऑफ थॉट्स हो, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ये सबसे मेन मानते थे कि ये स्वतंत्रता सबको प्राप्त होनी चाहिए जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन। चयन की स्वतंत्रता के समर्थक कौन हैं? ए बेंथम, बी रूसो, सी हीगल, डी लास्की। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चयन की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की जा रही है। अब चारों थिंकर के बारे में आपने पढ़ा होगा और इनके स्वतंत्रता के बारे में विचार क्या थे ये भी आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बेंथम फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन को सपोर्ट करते हैं, और इनका मानना था कि जो प्राइवेट एरियाज हैं, निजी क्षेत्र हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई भी इंटरवेंशन ना किया जाए। एक तरह से नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। साथ में और कौन कौन से थिंकर हैं? जे.एस. मिल आएंगे, बर्लिन आएंगे, फ्रीडमैन, टॉकवेल, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो और एक्सेट्रा, और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया है, और ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव लिबर्टी को ही दिखाता है, चयन की स्वतंत्रता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अकॉर्डिंग टू हुम देयर कैन बी नो फ्रीडम विदाउट राइट्स। किसके अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकती? ए लास्की, बी जेफरसन, सी अमर्त्य सेन, डी बारकर। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी एक स्टेटमेंट ही है, और ये यहाँ पर अधिकार को फ्रीडम से कनेक्ट कर रहा है, स्वतंत्रता से कनेक्ट कर रहा है कि बिना राइट्स के स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ए बी सी डी चारों में से सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लास्की ने ये स्टेटमेंट दिया है। इनका मानना था क्योंकि बिना अधिकारों के जो मनुष्य है वो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो लॉ को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं हो सकता,
और जो कि उसके लिए, उसके व्यक्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा नीड्स है, उसकी सबसे ज़्यादा उसको आवश्यकता है। और लास्की ने 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंट माना है स्वतंत्रता के लिए। कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? एक, अधिकार की बात उन्होंने की जो आपके स्टेटमेंट में दिख रहा है। दूसरी, वो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, अवसर की। और तीसरी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, उत्तरदायी सरकार की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हुज बुक इज द एस्केप फ्रॉम फ्रीडम? एस्केप फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक किसकी है? ए, जोसेफ रॉस की, बी, नेल्सन मंडेला की, सी, एरिक फ्रॉम की, या डी, फ्रीडमैन की? अब बताइए कि ये किसकी बुक है। देखिए एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन सकता है कि ये बुक किसकी है, और दूसरा आपको पता है कि मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आता है ऑथर और बुक, और कभी कभी स्टेटमेंट में भी दिया रहता है। तो आपको ऑथर एंड बुक तो मस्ट है एग्जाम के लिए, आप उन्हें अच्छे से ज़रूर लर्न कर लीजिए। अब बताइए कि इस बुक को किसने लिखा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एरिक फ्रॉम ने एस्केप फ्रॉम फ्रीडम बुक लिखी है। एरिक फ्रॉम जर्मनी के थे और यूएस में ये सेटल हो गए थे। और ये बुक इनकी कब पब्लिश हुई है? 1941 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन है, इन हुज स्टेट ऑफ नेचर डिड मोरालिटी एग्जिस्ट? किसकी प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता समानता विद्यमान थी? ए, ऑस्टिन, बी, हॉब्स, सी, बेंथम, डी, रूसो? अब बताइए कि किसके स्टेट ऑफ नेचर में मोरालिटी थी। ए, बी, सी, डी, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए और सही आंसर इसका क्या होगा बताइए। क्या ऑस्टिन के स्टेट ऑफ नेचर में, या हॉब्स ने जो स्टेट नेचर बताया था, या बेंथम, या फिर रूसो के स्टेट ऑफ नेचर में? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता विद्यमान थी। यहाँ पर नैतिक समानता का मीनिंग क्या होगा? नैतिक समानता का मतलब यहाँ पर है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ इक्वालिटी के साथ बिहेव किया जाएगा, क्योंकि सभी इंडिविजुअल गॉड के चाइल्ड हैं। हॉब्स के अलावा और किसने प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता को सपोर्ट किया था? दूसरे थे लॉक। हॉब्स और लॉक, ये 2 थिंकर स्टेट ऑफ नेचर में मोरालिटी एग्जिस्ट होने की बात इन 2 थिंकर्स ने की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? भारतीय संविधान में अवसर की समानता को क्या कहा जाता है? ए, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, संरक्षणात्मक विभेद, बी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक विभेद, सी, प्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन, जेल भेदभाव, डी, एक्सेप्टेड डिस्क्रिमिनेशन, सर्वस्वीकृत विभेद। अब क्योंकि इक्वालिटी है थियोरी में, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर है। इसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट मत कर दीजिएगा कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये थियोरी की वजह से आप यहाँ पूछा गया है आपसे, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई है जो कि चैप्टर है आपके थियोरी में। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संरक्षणात्मक विभेद। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है अवसर की समानता को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी में है कि जो लॉ है उसके सामने सबको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है, और इसके अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। अब क्योंकि इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों कहते हैं? जिससे कि जो समाज में जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको संरक्षण दिया जा सके, उनका उत्थान किया जा सके, इस वजह से इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, अवसर की समानता को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, हु आर दी सपोर्टर्स ऑफ
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पहचान की राजनीति के समर्थक कौन हैं? ए मार्क्सिस्ट मार्क्सवादी, बी लिबरलिज्म उदारतावाद, सी मल्टीकल्चरलिज्म बहुसंस्कृतिवाद, डी सोशलिज्म समाजवाद। इस पर मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी के प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। पहचान की राजनीति इन चारों में से किसने सपोर्ट किया है, इसे आपको यहाँ पर बताना है कि किस विचारधारा ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मल्टीकल्चरलिज्म बहुसंस्कृतिवाद। अब देखिए, ये न्यू टॉपिक है और इस पर ऐसे ही क्वेश्चंस बन रहे हैं और बन सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन इस टॉपिक पर एग्जाम में आएंगे। अब देखिए, ये पहचान की राजनीति को सपोर्ट करता है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहता है? इस अप्रोच की विचारधारा क्या है? ये जो समूह है, ये जो पर्टिकुलरली जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं उनके लिए ये राइट्स की डिमांड करता है, कुछ स्पेशल राइट्स की। और इनका मानना था कि जो इनइक्वालिटी है वो केवल इकोनॉमिकली ही नहीं होती बल्कि कल्चरल भी होती है, सांस्कृतिक भी इनइक्वालिटी समाज में विद्यमान है। ये मल्टीकल्चरलिज्म का मानना था और ये अल्पसंख्यकों को समाज में आत्मसम्मान प्रदान करने की बात करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ के ग्रुप्स हैं उनको आत्मसम्मान दिया जाए। और माइनॉरिटीज़ के लिए ही इन्होंने बात की है पहचान की राजनीति को, कि उनके कल्चर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस ऑफ मार्क्सिस्ट कॉल्ड? मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को क्या कहा जाता है? ए फॉर्मल जस्टिस, बी रेमेडियल जस्टिस, सी इनफॉर्मल जस्टिस, डी जनरल जस्टिस। औपचारिक न्याय, उपचारिक न्याय, अनौपचारिक न्याय, सामान्य न्याय। अब बताइए, मार्क्सिस्ट के जस्टिस पर क्या व्यूज थे? अगर आपको पता होगा तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेमेडियल जस्टिस कहा जाता है, उपचारी न्याय। क्योंकि मार्क्स का क्या मानना था? मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। ये नीड्स के बेसिस पर बात करते हैं कि जिसकी जितनी ज़रूरत है और जितनी जिसके अंदर क्षमता है वो उतना ही काम करेगा। करेक्ट। इसलिए इनके न्याय को रेमेडियल जस्टिस कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, Who believes that property acquired by a person is part of his personality? किसका मानना है कि व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है? ए रॉबर्ट नॉजिक, बी जॉन रॉल्स, सी रूसो, डी प्लेटो। इस टॉपिक पर मैंने क्वेश्चंस पहले कराए हैं। देखिए, एग्जैक्टली आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में भले ही ना मिले, पर एक क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे ही एग्जैक्टली ये क्वेश्चन वही नहीं है जो मैंने प्रीवियस टाइम पे करवाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन मोल्ड है, पर आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी देख लीजिए चारों थिंकर्स के नेम। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट नॉजिक का मानना है कि व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है। नॉजिक कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसकी अपनी क्वालिटीज़ की वजह से, कैपेबिलिटीज़ की वजह से उसने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है और इसलिए उसे असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है।
इस व्यू से आपको लग रहा होगा कि इन्होंने रॉल्स के जो न्याय है उसे क्रिटिसाइज किया है। रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल की जस्टिस की थियोरी को क्रिटिसाइज किया, जहाँ पर रॉल ये कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को अगर अपने कंपनी में काम दे रहे हैं तो फिर वहाँ पर अगर इनक्वालिटी है भी तो वो जस्ट कहलाएगी और ये उन्हें करना चाहिए। तो उसी को रॉबर्ट नॉजिक यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, एक पर्सन अपनी क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटी से ही यदि प्रॉपर्टी बनाता है तो ये उसका अधिकार होना चाहिए कि वो असीमित संपत्ति अर्जित कर सके। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस टू लॉक्स डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट्स। लॉक के प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को संवैधानिक आधार किसने प्रदान किया? ए जेफरसन, बी बार्कर, सी थॉम्पसन, डी बेंथम। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ लिया करिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जेफरसन ने लॉक के नेचुरल राइट्स के जो डॉक्ट्राइन थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रदान किया है। अमेरिका में जेफरसन और मेडिसन दोनों ने ही, क्योंकि नेचुरल राइट्स जो लॉक ने दिया जिसमें कि उन्होंने निरंकुश राज्य की बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया था। और लॉक के नेचुरल राइट क्या क्या थे? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ये ऐसे राइट्स हैं जो एक पर्सन को गॉड ने दिए हैं और इस राइट्स को स्टेट और गवर्नमेंट नहीं ले सकती, बल्कि स्टेट और गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि वो इन राइट को प्रोटेक्ट करे। और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो इंडिविजुअल को ये अधिकार है कि वो क्रांति उस स्टेट और उस गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकता है। और लॉक के नेचुरल राइट को यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जेफरसन और मेडिसन ने अमेरिका में संवैधानिक आधार इनके सिद्धांत को प्रदान किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, हु आर द सपोर्टर्स ऑफ द पावर ऑफ द पीपल। जनता की शक्ति के समर्थक कौन हैं? ए बेंथम, बी ग्रीन, सी फुकोल्ट, डी हैरोल्ड लासवेल। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए, लास्ट तक लगाया करिए और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आपके लिए ये मस्त हो जाता है कि आप क्वेश्चंस सारे ज़रूर लगाएं और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। बेंथम जनता की शक्ति के समर्थक हैं। बेंथम और लॉक दोनों ही थिंकर्स ने पावर ऑफ द पीपल को सपोर्ट किया है। यहाँ पर पावर ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड पावर की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे बेंथम ने 1 मैन 1 वोट की बात की थी, पॉलिटिकल पावर की बात तो की ना कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु डिफाइंड द स्टेट दैट द स्टेट हैज अ मोनोपोली ऑन द स्टैट्यूटरी यूज ऑफ वायलेंस इन द डेफिनेटिव टर्शरी। किसने राज्य को परिभाषित किया कि निश्चय भूभाग में राज्य का हिंसा के वैधानिक प्रयोग पर एकाधिकार होता है? ए जेम्स ब्राइस ने, बी मैक्स वेबर ने, सी लास्की, डी लिंड ब्लूम। बताइए स्टेट की परिभाषा ये किसकी है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर की है ये स्टेट की डेफिनेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर फ्री वंस इन 5 years। किसका मानना था कि इंग्लैंड के लोग 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं? ए हीगल, बी जेएस मिल, सी रूसो,
डी हॉब्स। अब बताइए, और ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एग्जाम में ये आ भी चुका है और आ सकता है। एग्जैक्टली आपको भले ही कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का वहाँ पर ना दिखे, पर आएगा उसी टॉपिक से रिलेटेड ही, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर्स को भी लगाइए और एक्सपेक्टेड भी लगाइए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये किसका स्टेटमेंट है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रूसो ने ही कहा है कि जो पीपल ऑफ इंग्लैंड हैं वो एक ही बार फ्री होते हैं 5 साल में। मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? देखिए ये वोट देने की बात कर रहे हैं, जैसे 5 साल में एक बार हम वोट देने जाते हैं, तो उसी को रूसो दिखाना चाहते हैं कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो 5 साल में सिर्फ एक ही बार स्वतंत्र होते हैं। रूसो के बारे में आपको पता होगा कि इनको ये वाली पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं थी, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हों, चुनाव हो, ये ऐसी डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव ना रूल करे, बल्कि रेफरेंडम हो या रिकॉलर हो, उससे रूल किया जा सके। इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट रूसो की दिख रही है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्ट लेती हैं उसके ये बिल्कुल खिलाफ थे। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, हुज आइडिया ऑफ अ नेशंस ऑर्थोडॉक्सी। एक राष्ट्र रूढ़िवाद का विचार किसका है? ए विंस्टन चर्चिल, बी बेंजामिन डिज़रायली, सी रॉबर्ट वालपोल, डी हैरोल्ड मैकमिलन। बताइए। आइडिया देखिए, आइडियाज से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और थियोरी से मोस्टली आइडियाज देख लीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए, या ऑथर एंड बुक्स। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंजामिन डिज़रायली। ये ब्रिटेन के पीएम थे और इन्होंने ही एक राष्ट्र रूढ़िवाद का विचार दिया। ये व्यक्ति की प्रधानता की बजाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ज़्यादा बल देते थे। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन में 2 राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, एक रिच पीपल्स का और एक पुअर पीपल का। पर बेंजामिन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो सोसाइटी में जो रिच पीपल हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा अदा करते हैं, और जिससे कि ब्रिटेन एक राष्ट्र बना रहे, तो उनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रिटेन को एक राष्ट्र बनाने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है? देखिए 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? द वर्ड लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिबर। स्वतंत्रता शब्द यूनानी शब्द लिबर से बना है। सेकेंड है, फ्रीडम मीन्स लैक ऑफ बॉन्ड्स। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। अब बताइए, कोट्स देख लीजिए, ABCD में केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, या केवल सेकेंड सही है, या फिर दोनों ही सही हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या लिबर्टी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड लिबर से ओरिजिनेट हुआ है? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर्टिकुलरली जो वर्ड है वो किस शब्द कहाँ से आया है, वो आपसे ये भी पूछ रहा था कहाँ से डिराइव किया गया है। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। द वर्ड लिबर्टी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिबर। ये बात तो सही है कि लिबर्टी वर्ड लिबर से डिराइव किया गया है, पर ये ग्रीक वर्ड नहीं है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फ्रीडम मीन्स लैक ऑफ बॉन्ड। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से नहीं लैटिन वर्ड से लिया गया है, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए सीले के आप थॉट जान लीजिए लिबर्टी के बारे में क्या थे। सीले कहते थे कि जो स्वतंत्रता है वो अतिशासन का विलोम है, और J.S. मिल का आपको पता ही है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है।
लोगों को कंट्रोल करने से अच्छा है कि उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। ये जेएस मिल के लिबर्टी पे थॉट्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, इन विच मैनिफेस्टो इट वॉज सेड दैट ऑल पीपल आर फ्री फ्रॉम बर्थ इन डिग्निटी एंड राइट्स। किस घोषणा पत्र में कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र हैं? ए, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की अमेरिकी घोषणा। बी, यूरोपियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की यूरोपीय घोषणा। सी, फ्रेंच डिक्लेरेशन रिवोल्यूशन का फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा। डी, ब्रिटेन कॉलोनियल डिक्लेरेशन, ब्रिटेन औपनिवेशिक घोषणा। 4 डिक्लेरेशन आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। आप बताइए कि किस डिक्लेरेशन में ये बात कही गई थी कि ऑल पीपल आर फ्री फ्रॉम बर्थ इन डिग्निटी एंड राइट्स। किस मैनिफेस्टो में है? ए, बी, सी, डी। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर एक बार में कुछ सेकंड्स में आ गए तब तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ गेस नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आप टॉपिक से रिलेटेड सोचेंगे कि हाँ, ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका में क्या क्या बात थी उसमें, पर ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए। और जब आप बहुत ज़्यादा किसी एक क्वेश्चन पर सोचते हैं तो वो क्वेश्चन कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो जहाँ पर जैसे कि बुक ऑथर्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको एग्जैक्टली आने चाहिए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन डिक्लेरेशन, फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र में ही ये बात मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र हैं कही गई है। ये कब हुआ था? 1789 में। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, इन विच स्पीच डिड अब्राहम लिंकन इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किस भाषण में अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन रूप में प्रभावित किया? ए, गेटिसबर्ग में, बी, गुटेनबर्ग में, सी, न्यूयॉर्क में, डी, मलाया स्ट्रीट। किस भाषण में बताइए? ये डेमोक्रेसी की बहुत फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। किस एड्रेस में इन्होंने ये स्टेटमेंट डेमोक्रेसी की दी थी? अब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सबको पता है, पर ये कहाँ पर एड्रेस की गई थी आपको यहाँ पर ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। देख लीजिए अच्छे से। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गेटिसबर्ग, जो कि एक टाउन है अमेरिका में। वहाँ पर जो एड्रेस अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर 1863 को किया, जहाँ पर अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था उस समय, और अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन दी कि जो डेमोक्रेसी है वो एज अ रूल ऑफ द पीपल होती है, बाय द पीपल होती है और फॉर द पीपल होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, इन विच बुक बेंथम कंसिडर्ड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी अ कोलैबोरेटिव वैल्यू। बेंथम ने किस पुस्तक में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना? ए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड इक्वालिटी थ्योरी में, बी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में, सी, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी में, या डी, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश पीपल में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर बेंथम नहीं है, यहाँ पर ये बार्कर की बुक्स हैं, तो आप बेंथम को काट दीजिए। यहाँ पर बार्कर के बारे में पूछा जा रहा है कि बार्कर की किस पुस्तक में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना गया है। बार्कर कर लीजिए अब बताइए। 4 बुक्स दी गई हैं
सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ये अर्नेस्ट बार्कर की बुक है और कब पब्लिश हुई है? 1951 में। और उसी में बार्कर ने कंसिडर किया है कि फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एक कोलैबोरेटिव वैल्यू है। आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपको कोई डाउट है उसे भी आप कमेंट मेंशन कराइए और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड को शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, अगर उनको एमए का एंट्रेंस देना है और अगर उनका पीजीटी है, टीजीटी, पॉलिटिकल साइंस अगर है, सिविक सब्जेक्ट है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, देखिए हर यूनिट से क्वेश्चंस हैं, मोस्टली यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और सारे न्यूली सिलेबस पर बेस्ड हैं और एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी भी उनकी अच्छी है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। अगर आपने नहीं लगाए हैं तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, उसे आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।